2024 अपने तमाम तर हशर सामानियों के साथ अपने इख्तिताम की जानिब गामज़न है। ये साल दुनिया बिलखुसूस पाकिस्तान के लिए इंतहाई हंगामा खेज रहा। साल का आगाज वतन अजीज में इलेक्शन माइनस बल्ले से हुआ, जिसके आफ्टर शॉक से अभी तक मुल्क हिचकोले खा रहा है। शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क डिफॉल्ट होने से तो बच गया, लेकिन इसकी भारी कीमत पाकिस्तान के अवाम ने चुकाई। ये बानी PTI के लिए भी बहुत भारी साबित हुआ। जहाँ उन्हें साइफर और इद्दत केस में रिलीफ मिला, वहीं उन्हें दीगर हाई प्रोफाइल केसेस में मुजरिम डिक्लेयर किया गया। जनरल फैज की गिरफ्तारी ने मुल्की सियासत को जिस तरह हिला के रख दिया, उसकी नजीर शायद तारीख में कम ही मिलती है। पार्लियामेंट की सबसे बड़ी कामयाबी 26वीं आईनी तरमीम को करार दिया जाए तो गलत ना होगा। बिलाशुबा इस तरमीम की वजह से बैलेंस ऑफ पावर का टिल्ट पार्लियामेंट की तरफ हुआ। PTI के लिए ये साल एहतजाज का साल साबित हुआ। दूसरी जानिब आलमी उफक पर डोनाल्ड ट्रंप की दोबारा एंट्री, इसराइल ईरान प्रॉक्सी जंग, यूक्रेन की प्रॉक्सी जंग, बांग्लादेश में रिजीम चेंज जैसे वाकयात देखने को मिले। सवाल यह है कि 2025 का साल कैसा रहेगा? क्या हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात के नतीजे में इमरान खान को अडयाला से रिहाई का परवाना मिल जाएगा? सेम पेज रहेगा? ट्रंप की दूसरी टर्म आलमी सियासत को कितना मुतासिर करेगी? ईरान और इसराइल के माबैन हकीकी शोडाउन होगा? इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे नजम सेठी। अस्सलाम वालेकुम। सेठी से सवाल के साथ मैं हूं सैयद आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सेठी साहब, दिसंबर डिसेंट कर रहा है छुट्टी के लिए। हाँ, आज इस हफ्ते का यानी साल का आखिरी शो है, तो फिर हम अगले साल ही मिलेंगे ना? अगले साल। हाँ, आप नाजरीन के साथ तो अगले साल मिलेंगे। लेकिन कैसा आप फील कर रहे हैं साल के आखिर में? होपफुल हैं या ला ताल्लुक हैं या ना उम्मीद हैं? अगर मैं कहता हूँ कि तो होपफुल हूँ, तो होप के ऊपर ही तो दुनिया कायम है। अच्छा। अगर मैं कहता हूँ कि होपफुल नहीं हूँ तो लोग मायूस हो जाएंगे शुरू में ही, और शुरू में ही कहेंगे लो जी। तो मुश्किल साल गुजरेगा। अच्छा, इट्स गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट ईयर। ओके, चले यहाँ तो बहुत से सवाल जहन में आते हैं। बहुत से सवाल यहाँ यूँ जहन में आते हैं कि 2024 भी एक डिफ़िकल्ट साल था। जब ये शुरू हुआ तो सबको इलेक्शन से उम्मीद थी कि पाकिस्तान में जो सियासी इंतशार है वो इलेक्शन होते साथ ही गायब हो जाएगा या किसी हद तक स्टेबिलिटी ज़रूर आएगी। लेकिन ये पूरा साल हंगामों में गुजरा। PTI के बानी गिरफ्तार पिछले साल से हैं। इस साल उनकी रिहाई की उम्मीदें थी, जिसके लिए PTI बार बार एहतजाजी सियासत के लिए मैदान में उतरी, लेकिन कामयाब नहीं हो पाई और वो रिहा भी नहीं हो पाए। तो अगले साल से जो उम्मीद है वो 2 जनवरी को सियासी मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू होने जा रहा है और उसको लेकर इस वक्त सभी मुतहरिक हैं। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इन मुज़ाकरात के नताइज से नए साल का आगाज़ होगा। तो मुझे आपसे ये जानना है कि आपके ख्याल में ये मुज़ाकरात नतीजा खेज़ होंगे? अगर होंगे तो क्या होगा और अगर ना हुए तो क्या होगा? देखिए, ख्वाहिश तो सभी स्टेक होल्डर्स की है कि मुज़ाकरात कामयाब हों और स्टेबिलिटी आए और ये जो सियासी बहरान है ये ख़त्म हो। मगर मेरा ख़्याल है कि स्टेक होल्डर्स को पता नहीं है कि आगे कैसे बढ़ा जाए। इमरान खान साहब अभी तक पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। हुकूमत हुकूमत चाहती है कि जो भी हो 4 साल और मिल जाए। तो इसलिए मुश्किल हालात आ रहे आगे। ये मुज़ाकरात जो हैं ये चलेंगे ऑफ एंड ऑन, चलेंगे फिर टूट जाएंगे, चलेंगे फिर टूट जाएंगे, और ये सारा साल ऐसे ही चलता रहेगा। क्या कोई फैसला कुन नतीजा निकलेगा? निकल सकता है अगर खान साहब पीछे हटे थोड़ी देर। अच्छा। इस वक्त मैं समझता हूँ कि एक हद से खान साहब की पोजीशन बड़ी स्ट्रॉन्ग है और एक हद से उनकी पोजीशन बड़ी कमज़ोर है। स्ट्रॉन्ग इसलिए है कि अवाम अभी तक उनके साथ, कमज़ोर इसलिए है कि बाकी सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं इस मुल्क में उनके खिलाफ। देखिए ना, दोनों बड़े पावरफुल फोर्सेस हैं। अवाम एक तरफ सपोर्टिंग हिम और दूसरी सारी सियासी जमातें, एस्टैब्लिशमेंट, सारी बिजनेस कम्युनिटी, एवरीवन इज अगेंस्ट हिम। आई मीन बिजनेस कम्युनिटी का हाल देखें ना, जिस दिन खबर आती है कि खान साहब को शायद कोई रिहाई हो जाए तो स्टॉक मार्केट गिर जाती है एंड सो ऑन। तो अब बात यह है कि इतना आसान नहीं होगा ये बहरान को ख़त्म करना। अच्छा। तो
ये उम्मीद रखना कि खान साहब जो है वो फाइनली फ्री आज़ाद हो जाएंगे और ये सारी जंजीरें टूट जाएंगी और नए इलेक्शंस हो जाएंगे अगले साल, ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है। अच्छा, कि इसकी उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए क्योंकि ये अनरियलिस्टिक चीज़ है। और इसके बहुत से असरात नज़र आ रहे हैं। एक तरफ एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से आपने ISPR की बातें सुनी ली, उन्होंने वाज़े कर दिया कि उनकी तरफ से कोई नरमी नहीं है। वो जब तक खान साहब माफ़ी नहीं मांगेंगे और तस्लीम नहीं करेंगे कि इनका हाथ था मई 9 में, उस वक़्त तक ये बात आगे नहीं बढ़ेगी। उस दूसरी तरफ नून लीग की हुकूमत भी और पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी मेरा ख़्याल है वो लिप सर्विस कर रही है मुज़ाकरात को, मगर उनका कोई ख़ास ख्वाहिश नहीं है। ख्वाहिश नहीं है, दुआ कर रहे हैं वो तो कि मुज़ाकरात कामयाब हो जाए। बल्कि राना सनाउल्लाह तो नेक्स्ट लेवल पे जाके कुछ बातें कर रहे हैं, उनका मशवरा सुने। हाँ सुने जी। हम पूरे खुलूस से जो है वो इसको कामयाब करना चाहते हैं, यही एक रास्ता है, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है कि सियासतदान जो है वो बैठें और बैठ के अपने इश्यूज को जो है वो रिजॉल्व करें। ख्वाजा साद रफीक साहब ने 7 नाम लिए, बड़े मोतबर नाम हैं, लेकिन इसमें अगर 3 नाम और शामिल कर लिए जाए और उनकी सोच वही हो जो 21 अक्टूबर 2023 को मियां नवाज शरीफ की थी, तो मैं ये कहता हूँ कि ये जो बहरान 70 सालों से इस मुल्क को घेरे हुए हैं, ये 70 दिनों में खत्म हो सकते हैं। इन नामों में मियां नवाज शरीफ का नाम होना चाहिए, इमरान खान साहब का नाम भी होना चाहिए और इन नामों में आसिफ अली जरदारी साहब का भी नाम होना चाहिए। बैठ के बात करने से पहले ये बड़ा जरूरी है, जो गलती कोताही हुई हो बैठने वालों से, उसको जो है वो तस्लीम किया जाए। अच्छा, गलतियों को तस्लीम करने की बात में किस हद तक हकीकत है? क्या बीबी और नवाज शरीफ साहब ने बरमला इजहार किया कि उनसे गलतियां हुई, और क्या इमरान खान साहब ऐसा करेंगे आने वाले दिनों में? देखिए, जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो था बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और नवाज शरीफ साहब के दरमियान, उसमें तो गलतियाँ तस्लीम की थी ना, मगर हुआ क्या, उसके बाद फिर वही गलतियाँ जी, जब मौका आया और मौका परस्ती फिर वही हुई कि गलतियाँ फिर से करनी शुरू कर दी। जब आसिफ जरदारी साहब की हुकूमत थी तो मियाँ साहब काला कोट पहन के पहुँच गए थे, मेमो गेट याद है आपको? मेमो गेट स्कैंडल। तो मतलब है कि और फिर जरदारी साहब ने भी एस्टैब्लिशमेंट के साथ टक्कर लेने की कोशिश की और वो भी गड़बड़ हो गई थी जी। और फिर जो अदालतों ने मदाखलत करनी शुरू कर दी और हमारे 1-2 प्राइम मिनिस्टर की छुट्टी करा दी। तो मतलब है कि ये चीज़ें हुई हैं, तो गलतियाँ तो हुई हैं सबसे, वह एक दफ़ा फिर कोशिश ज़रूर की थी। खान साहब जो है वो तो कोई गलती तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं है। वो आज अगर आपका ये ख्याल है कि एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी फिर से साइन हो जाए, जिसका इशारा अब राना सनाउल्लाह कर रहे हैं कि ये 3 लोग बैठ जाएं, जब जैसे पिछले पहले 2 लोग बैठे थे जी, तो अब ये 3 बैठ जाएं, तो 2 जो है बैठे थे उसके साथ कुछ नहीं नतीजा अच्छा निकला और ये 3 कैसे बैठेंगे? तो ये मैं समझता हूँ कि ख्वाहिश तो बड़ी नेक है। वो अंग्रेज़ी का मुहावरा है, The road to hell is paved with good intentions. अच्छे इरादे हैं। हाँ। इरादे अच्छे हैं, नीयत अच्छी है, लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकलता है ये अभी वो आप दोज़ख में पहुंच जाएंगे। अच्छा, लेकिन दोज़ख तो 2024 सियासी लिहाज से रहा, इन्वेस्टमेंट को काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई कि ज़ाहिर है सियासी इंतशार रहेगा तो तरक्की का पहिया कैसे चलेगा। वो डिफ़ॉल्ट से इस गवर्नमेंट ने बचा लिया, लेकिन तरक्की नहीं हुई, ये इमरान खान साहब ने भी माना और प्रोग्रेस ज़ाहिर है जामिद है। तो इस सियासी इंतशार जो आपके तजिए से मुझे लग रहा है कि ये तो नहीं रुकेगा और मुज़ाकरात चलेंगे, टूटेंगे, तो फिर इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी, इकॉनमी कैसे पटरी पर चलेगी इस सियासी इंतशार के होते हुए? देखिए, इससे कबल के मैं उसका जवाब दूँ, एक चीज़ और भी मुझे बॉदर कर रही है। क्या? कि ये जो राना साहब ने जो बात की है कि नवाज शरीफ साहब और इमरान खान और आसिफ जरदारी बैठ जाएँ तो मसला हल निकल आएगा जी। मेरा ख्याल है ये बात शायद एस्टैब्लिशमेंट को पसंद नहीं आएगी, क्योंकि आप अगर एस्टैब्लिशमेंट में बैठे हों तो ये ऐसे लगेगा कि ये 3 अब इकट्ठे हो रहे हैं हमारे खिलाफ। जैसे COD से भी ऐसे ही लगा था, यही इंप्रेशन आया था। बिल्कुल, COD से भी ऐसे इंप्रेशन था। तो अब बात ये है कि ये मुमकिन भी नहीं है कि ये तीनों इकट्ठे होकर बैठेंगे। मियाँ साहब नहीं बैठेंगे, जरदारी साहब नहीं बैठेंगे और इमरान खान साहब नहीं बैठेंगे। और अगर बैठेंगे तो फिर बात ये 2 पार्टीज़ जो हैं ये वही करेंगी जो इस्टेब्लिशमेंट चाहती है ये बात करें।
ये भी मैं आपसे कह दूं। अच्छा। ये अब आज़ाद हस्तियाँ नहीं हैं, इसलिए ये अब इमरान खान साहब भी इस चीज़ को पहचानते हैं। तो अगर ये बैठते हैं इकट्ठे तो उसमें इमरान का बहुत फ़ायदा है, इनका नुकसान है। अच्छा। या तो ये हो कि इनको 3 साल खान साहब और दे दें, जो वो तो कभी भी नहीं देंगे। वो 17 महीने हो गए उनको जेल में, ठीक, और अब तो और भी वो सख्त अंदाज में बात कर रहे हैं जी कि जी अब मैं तो चाहता हूँ कि मेरे दोस्त यार और मेरे साथी और मेरे पार्टी के कारकुन जो हैं वो जेलों से बाहर निकले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो बैठा हूँ, मुझे कोई शौक़ नहीं है बनी गला जाने का, एंड सो ऑन। तो आई थिंक ये मामला चलेगा। अच्छा। ये मामला तय नहीं होगा। सो फॉर प्रेडिक्शन इज़ के खान साहब की रिहाई हो सकती है 2025 में। हाँ, वो 2025 में रिहाई हो सकती है, मगर क्या मामला तय हो जाएगा? मामला तय तो उसको कहते हैं ना आयशा, जिसमें इलेक्शन की डेट तय हो जाए और पार्लियामेंट, उस वक्त तक पार्लियामेंट को कैसे चलाना है जब तक इलेक्शन नहीं होती, और वो किस किस्म की इलेक्शन होगी, ये चीज़ें तय करने वाली हैं जी। और कुछ चीज़ तय करने वाली नहीं है। खान साहब अगर का जो डिमांड है वो यही है कि एक नई इलेक्शन कराई जाए और मैंडेट वापस किया जाए, और वो समझते हैं वो जीत जाएंगे तो मैंडेट इस तरीके से वापस हो जाए जी। ये नहीं वो समझते कि जी उनके हवाले गवर्नमेंट कर दी जाए। इन हालात में ऐसे गवर्नमेंट कैसे चलेगी? तो एक फ्रेश इलेक्शन या फ्रेश मैंडेट की ज़रूरत वो इनको नहीं देंगे। इसलिए मैं समझता हूँ कि रिहाई का इसके साथ ताल्लुक़ नहीं है, वो एक नरमी दिखाने के लिए अदालतों के ज़रिए खान साहब की रिहाई हो सकती है। और अगर खान साहब फिर ये लॉन्ग मार्च और इस किस्म की बातें करेंगे तो वो रिहाइयाँ जो है कैंसिल भी हो जाती हैं, बेलें कैंसिल भी हो जाती हैं, नए केसेस भी बन जाते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट आई थिंक कोशिश की जाएगी कि खान साहब को किसी तरीके के साथ मनाया जाए, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, कि जी आप लंबी बात करें हमारे साथ, आहिस्ता आहिस्ता आपकी सहूलतें आपको वापस मिल जाएंगी, मगर तस्लीम 2 बातें करें। एक ये कि अब मल्टी पार्टी सिस्टम चलना है, यहाँ 1 पार्टी सिस्टम नहीं चलेगा, नंबर 1। नंबर 2, इलेक्शन जो है 2-3 साल नहीं होगी, उसके बाद देखा जाएगा, जब होगी वो हम बात डिस्कस कर लेते हैं आपसे। अभी खान साहब उस मूड में नहीं है, अभी भी वो समझते हैं, और अब तो मेरे वो समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को तो आने दो ना, अवाम मेरे साथ है, डोनाल्ड ट्रंप आने दो, एक धक्का और लगाते हैं ना डोनाल्ड ट्रंप के ज़रिए, फिर देखते हैं कि उन्होंने 2 धक्के तो लगा लिए हैं, ठीक है ना जी, वो फेल हो गए हैं। अब वो डोनाल्ड ट्रंप का इंतज़ार कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आएगा तो शायद तीसरा धक्का लग जाए। अगर वो फेल हो जाता है वो धक्का तो फिर खान साहब जो है उनके साथ बातचीत थोड़ी बढ़ सकती है आगे। अच्छा। अगर वो सक्सीड हो जाता है तो फिर ज़ाहिर है और मसले और किस्म के मसले बन जाएंगे इन लोगों के लिए। अच्छा, यानी 2024 की तरह 2025 का फरवरी भी इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। आइंदा आने वाले साल में फॉर इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है ये कि सियासी स्टेबिलिटी। जी आप सही कह रही हैं, इकॉनमी अब नाउ इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू जी, और उसी की वजह से मेरा ख्याल है ये इलेक्शन को भी पोस्टपोन किया जा रहा है कि अगर अभी इलेक्शन की तरफ हम जाएंगे तो फिर इंस्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इसलिए ये भी एक आर्ग्यूमेंट है इस्टेब्लिशमेंट का। अच्छा। कि अब हमने बड़ी मुश्किल के साथ, बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी कुर्बानी हमने फिर इकॉनमी को संभाला है जी। तो अब फिर हम सियासी तौर पे सारा कुछ खोल दें और फिर इंस्टेबिलिटी हो जाए तो फिर एक दफ़ा बड़ी मुश्किल से डिफ़ॉल्ट से निकले हैं और बड़ी कुर्बानियाँ की हैं अब, और उस पर कुर्बानियों में आवाम का बहुत बड़ा रोल है। तो अगर फिर इंस्टेबिलिटी हो गई और फिर डिफ़ॉल्ट की तरफ हम बढ़ गए क्योंकि इन्वेस्टमेंट ना आई, ग्रोथ ना हुई, तो फिर क्या होगा? अब आइए इकॉनमी की तरफ। तो इकॉनमी इन दीज कंडीशंस आगे क्या होगा? अभी 2-3 चीज़ें आपको समझ आ रही है कि एक तो ये कि कुछ लोगों का ये कहना है कि जी स्टॉक मार्केट बड़ी अच्छी चल रही है, इसका मतलब है रिवाइवल हो रहा है जी। और साथ फिर ये भी कहा जाता है कि जो प्रेशर था रुपए के ऊपर वो भी कम हो गया है, रुपये भी स्टेबल हो गया है। ये भी कहा जाता है कि इंटरेस्ट रेट भी कम हुआ, इन्फ्लेशन भी कम हो गई है। तो ये अच्छे असरात हैं। अब इसके ऊपर बिल्ड करना है अब, और इसी के ऊपर, मगर जो बिल्ड करना है वो टैक्सेस बढ़ाने हैं। टैक्सेस तो बहुत बढ़ चुके हैं ऑलरेडी, अब इससे ज़्यादा और क्या बढ़ाएंगे? अच्छा चले बढ़ा लेते हैं कुछ लोगों के ऊपर, जो लोग अभी टैक्स नहीं दे रहे उनसे भी टैक्स ले लेंगे। अगर सवाल ये है कि क्या ग्रोथ होगी कि नहीं होगी, ग्रोथ अगर नहीं होगी तो मुलाजमतें नहीं मिलेंगी, ठीक है, और अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगी तो तंगी होगी हर एक को, तो वो ग्रोथ कैसे होगी? अब इनका ये ख्याल है कि इंटरेस्ट रेट्स गिरा दिए हैं, जो लोगों ने कर्ज़े लेने हैं उनके लिए आसान हो जाएगा। कर्ज़े लेके बैंकों से बिजनेसमैन जो है वो फिर से एक दफ़ा इंडस्ट्री लगाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग शुरू करेंगे और कारोबार चलने लगेगा।
मगर साथ साथ डरते भी हैं कि अगर कारोबार फिर से एक दफ़ा शुरू हो गया और बढ़ने शुरू हो गया तो फिर महंगाई फिर शुरू हो जाएगी, क्योंकि जैसे ग्रोथ होती है तो महंगाई भी साथ साथ होती है। तो इस किस्म के इनके इश्यूज़ हैं। मगर जो रियल इशू है वो ये है कि इंटरेस्ट रेट्स आपने गिरा दिए, चलो बैंकों से लोगों ने कर्जे भी ले लिए, ठीक, कुछ हद तक तो ग्रोथ हो जाएगी। अभी 1-1.5% है, 2-3-1% भी हो सकती है, 3.5 भी जा सकती है, पर उसके साथ आपके मुल्क के मसाइल हल नहीं होते। इस मुल्क के मसाइल नहीं हल होंगे जब तक 8-10 साल के लिए 7-8%, 7-8%, 7-8%, 9% ग्रोथ नहीं होगी, जिसका कोई इम्कान नहीं है। जिसका ये मतलब है जो लॉन्ग टर्म बहरान है वो तो बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। लगता है ऐसे है कि जी फिर से कुछ ठीक होने लगा है, मगर वो जो जिस किस्म की आपको तरक्की चाहिए वो तरक्की बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। वो क्यों नहीं नज़र आ रही? वो इसलिए नहीं नज़र आ रही कि सिर्फ बैंकों के लोन के साथ ये मईशत नहीं चलेगी, वो एक हद तक चलेगी, इससे आगे नहीं जाएगी। जब तक बाहर से यहाँ पैसा नहीं आएगा और वो इंडस्ट्री में नहीं लगेगा और मैन्युफैक्चरिंग में नहीं लगेगा और आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगी, उस वक्त तक यहाँ तरक्की नहीं होगी, इकॉनमी नहीं बढ़ेगी। अब बात यह है कि SIFC बनाई गई थी इसीलिए ताकि बाहर से लोन्स लिए जाएं या बाहर से इन्वेस्टमेंट आए, वन विंडो ऑपरेशन। अच्छा, अब बुरा लगता है ये कहना, SIFC ने कुछ कामयाबियाँ तो हैं। उन्होंने सऊदी अरेबिया और IMF और UAE वगैरह से नेगोशिएशंस अपनी टीम के कर के कुछ मरम पट्टी तो की है, मगर क्या वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई है यहाँ? नहीं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही और अभी इम्कान भी नहीं है। अच्छा, अब क्यों नहीं है? इसका जवाब बड़ा आसान है, मुश्किल नहीं है। आपके अपने इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ से पैसा निकाल के दुबई ले जा रहे हैं, वियतनाम ले जा रहे हैं, अब सोच रहे हैं बांग्लादेश लेके जाएं जी। तो जब आपके अपने लोग जो हैं सरमायादार, वो इस मुल्क में लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है, तो बाहर वाला क्यों आएगा यहाँ? और जैसे ये बताया जाता है, नीयत अपनी जगह, इंसेंटिव अपनी जगह, मगर जो रियल इंसेंटिव है वो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इस मुल्क में बहुत हाई है। अगर आप बिजली का रेट ले लें तो ये सारी रीजन में सबसे ज़्यादा हाई रेट है बिजली का। आप गैस का रेट ले लें, इस रीजन में सबसे ज़्यादा हाई रेट गैस का इधर है। टैक्सेशन ले लें, इस रीजन में सबसे ज़्यादा हाई रेट टैक्सेशन का पाकिस्तान में है। और मैं आपको इस किस्म के बहुत से और एग्जांपल्स दे सकता हूँ जो कि ये चीज़ें जाती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। आप कुछ भी चीज़ प्रोड्यूस करने जाएंगे तो ये सब चीज़ खर्चे हैं, और यही सारी चीज़ें वियतनाम में सस्ती हैं, दुबई में सस्ती हैं। सो क्यों यहाँ इन्वेस्टमेंट की जाए? वहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी अब आ गई है, ठीक, वहाँ इंसेंटिव्स भी हैं, वहाँ ग्रोथ भी है, सब कुछ है वहाँ। तो क्यों लोग यहाँ सरमायादार यहाँ इन्वेस्ट करें? आपके अपने लोग करने के लिए तैयार नहीं है, तो बाहर के लोग आके क्यों करेंगे? तो ये जो मसला है ना कि यहाँ जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतना हाई है, इसको कैसे हल किया जाए? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई इसलिए बिकॉज आपने कर्जे बहुत लिए हुए, आप इंटरेस्ट रेट्स बहुत बड़े दे रहे हैं अपने जो कर्जे लिए हुए, आपके पास पैसे नहीं हैं टू डिफेंड द इकोनॉमी। सो आई थिंक यहाँ तो है ना, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% हो या 3% हो, जो कि UK में, अमेरिका में यही रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो उसके ऊपर तो लोग पैसे बोरो करके भी चला लेते हैं। यहाँ आप अभी भी 15% है, तो 15% के ऊपर कौन मार्जिन बड़ी इंडस्ट्री के अंदर, बिग इंडस्ट्री के ऊपर 5, 8, 7, 6% आफ्टर टैक्स प्रॉफिट ये रेट होता। तो ये बड़ा मुश्किल है इस इंटरेस्ट रेट के ऊपर भी ग्रोथ करना। मगर अगर आप उसको इंटरेस्ट रेट को गिरा देंगे बहुत ज़्यादा, तो फिर लोग जल्दी से सारे पैसे बोरो करेंगे और खर्चा शुरू हो जाएगा। खर्चा शुरू हो जाएगा तो महंगाई शुरू हो जाएगी। और महंगाई क्या होती है? महंगाई ये इसलिए होती है कि एक कप कॉफ़ी है और एक गिलास है और ये पैसा है, इस पैसे में दोनों चीज़ें ख़रीदनी है। जब ये पैसा बढ़ जाता है तो चीज़ें दो ही हैं जी, तो ये महंगी हो जाती है ना फिर बैलेंस के लिए। हाँ, अगर ये 100 रुपया है तो 100 रुपये में 2 चीज़ें खरीदनी है तो 50-50 रुपए कीमत होगी, ठीक है। तो अगर 150 रुपये है उसी में भी 2 ही चीज़ें खरीदनी है तो 75 रुपये होगी ना कीमत। तो महंगाई इस तरीके से होती है कि मनी सप्लाई बढ़ जाती है। अच्छा,
और जो प्रोडक्शन है वो नहीं बढ़ती उसकी, तो अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स जो है वो कम होती है, पैसा प्रिंटिंग हम ज़्यादा कर रहे होते हैं, ये बैंक्स जो है लेंडिंग ज़्यादा कर रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से महंगाई शुरू हो जाती है। हाँ। और वो उसका कोई इम्कान नहीं है। आप हमारी एग्रीकल्चरल ग्रोथ देख लें, स्टैगनेंट है अभी भी। जो वीट की जो ग्रोथ है वो भी अब फार्मर्स बड़े अपसेट है इस वक्त कि जी पिछले साल जो हुआ गंदम की कीमतों में जो हुकूमत ने किया जी बिल्कुल उठाई नहीं। तो इस वक्त जो पॉलिसीज हैं वो भी बड़े प्रॉब्लम है। इस सारी चीज़ों का कनेक्शन तो इस बात से बनता है ना कि कोई इन्वेस्टर यहाँ तब इन्वेस्टमेंट करेगा जब उसका एतमाद होगा, तो एतमाद उन हुकूमतों को भी नहीं होता जो आती हैं कि हमने कब घर चले जाना, और अगला साल भी अभी इसी कश्मकश में गुजरेगा। आपने कहा इमरान खान साहब रिहा तो हो जाएंगे, लेकिन फिर जनरल फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल का रिजल्ट आ पाएगा 2025, इस लिहाज से मिसाल बनेगा? कोई और गिरफ्तारी नहीं बन जाएगा मेरा ख्याल है, उनको तो सज़ा होगी। अच्छा, मगर मेरा ख्याल है कुछ चीज़ें खुली छोड़ देंगे ताकि खान साहब के ऊपर एक तलवार लटकी रहे। अच्छा, अगर वो खान साहब बात नहीं मानेंगे तो फिर उनको ले जाएंगे वहाँ। व्हाट अबाउट सिक्योरिटी इश्यूज ऑफ द रीजन एंड कंट्री? हाँ, तो अब आइए आपके, एक तो ये हो गया मईशत, जी हो गया। अब आइए इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी आप देख रहे हैं कि हमारे जो तल्लकात हैं इन द रीजन, एक्सेप्ट फॉर बांग्लादेश जहाँ थोड़ी सी अब इम्प्रूवमेंट हुई है, और वो भी हमने नहीं कोई कोशिश की, उनकी अपनी इंटरनल डेवलपमेंट की वजह से इंडिया को बाहर धकेल दिया गया वहाँ, और एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट बांग्लादेश में आफ्टर द डिपार्चर ऑफ 1971 के बाद इस तरह से तो अब वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के तल्लकात बेहतर होने जा रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है, मगर उसके असरात जो हैं वो आगे जाके पता चलेंगे कितने पॉजिटिव हैं या नहीं है। मगर बाकी जगह पे तो हर जगह पे नेगेटिविटी है। आपके तल्लकात इंडिया के साथ रत्ती भर बेहतर नहीं हुए जी। और अभी भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर DG ISPR साहब ने इंडिया के ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं जी कि बहुत बदाखलत कर रहे हैं और बहुत से वायलेशंस हो रही हैं ऑफ सॉवरेनिटी एंड सो ऑन एंड सो जी। इसी तरीके के साथ अफगानिस्तान के साथ तल्लकात और भी ख़राब हो गए। वहाँ से तो आया अटैक और रिटेलिएट किया, लेकिन नाकाम बना दिया गया हमला। तो अब बात यह है कि और जो तो एक तो अफगानिस्तान के साथ पहले से दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं, बेहतर नहीं होते जा रहे हैं। फिर आइए ईरान के साथ आपके तल्लकात ना अच्छे हुए हैं ना बुरे हुए हैं, वहीं वो फ्रोज़न है। फिर ईरान आपको ट्रस्ट नहीं करता, वो समझते हैं कि जब वक्त आएगा तो आप शायद अमेरिका का साथ दें, और वो उन्हें एहसास है इस बात का कि आपकी मजबूरी होगी, आप देना तो नहीं चाहेंगे, मगर क्योंकि आपका रोटी पानी लगा हुआ है अमेरिका के साथ, तो इसलिए आप मजबूरी का नाम शुक्रिया झुकेंगे। तो बाकी रह गया अफ़गानिस्तान के साथ तल्लकात तो ख़राब होंगे, बेहतर नहीं होंगे। इंडिया के साथ ख़राब हैं और ख़राब ही रहेंगे। ईरान के साथ बेहतर नहीं होंगे। और ईरान तो चाहेगा ना कि जब इजराइल और अमेरिका उसके ऊपर हमला करें तो आप इमरान की साइड लें, और मेरा ख्याल है आप चुप करके बैठ जाएंगे तो ज़ुबानी कलामी थोड़ी बहुत हो जाएगी, मगर ईरान के साथ खड़े नहीं होंगे आप। और फिर पीछे और कौन सी रीजन में कौन रह गया? आप पाकिस्तान के अमेरिका से ताल्लुकात हमेशा ही ज़ाहिर है। अब आइए कि लेट्स क्रॉस द सीज। यूरोप के साथ आपका कोई ना अच्छा होगा ना बुरा होगा, ऐसे ही चलेगा। अच्छा, वैसे भी आपकी डिपेंडेंसी यूरोप में सिवाय वो एक GSP+ वो थोड़ा बहुत आपको कंसेशन मिली भी है ऑन ट्रेड, बाकी खास आपकी स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी के साथ कोई तल्लक नहीं है। तल्लक अमेरिका का है आपका और चाइना का है जी। तो अब इस रीजन में चाइना के और आपके रिलेशंस बेहतर नहीं हुए। चाइना के और आपके रिलेशंस खान साहब के ज़माने में ख़राब हो चुके हैं, क्योंकि खान साहब के ज़माने में अमेरिकन प्रेशर की वजह से और IMF की वजह से चाइना के जो सिपेक प्रोजेक्ट्स हैं वो थोड़े बहुत रुक गए थे जी। और चाइना बड़ा नाराज़ था जी। वो एक मजमून आ गया था फाइनेंशियल टाइम्स में अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब का। उसके बाद क्या हुआ कि फिर से एक दफ़ा बेहतरी शुरू हुई, डेवलपमेंट शुरू हुई, मगर क्योंकि ये जो अटैक्स हो रहे थे चाइनीज़ के ऊपर, उसके साथ सारा कुछ रुक गया। और अब ये डेवलपमेंट हो रही है कि चाइनीज़ कह रहे हैं कि हम अपनी सिक्योरिटी का खुद इंतज़ाम करना चाहते हैं, अगर आप नहीं कर सकते तो हम ये कहते हैं नहीं हम ही करेंगे। फिर अब डिस्कशंस हो रही हैं कि क्या चाइना और पाकिस्तान मिल के कोई जॉइंट सिक्योरिटी फोर्स बनाएं। मामला रुका हुआ है आगे, और चाइना के ऊपर भी और पाकिस्तान के ऊपर भी, और ये कुछ ख़ास समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान कैसे उस प्रेशर को बर्दाश्त करेगा। अमेरिका फैसला वहाँ डोनाल्ड ट्रंप का है कि इंडिया के साथ मिलके चाइना को अब पुश बैक करना है,
और जब चाइना पुश बैक होगा तो ऑटोमेटिकली चाइना एक्सपेक्ट करेगा पाकिस्तान से कि पाकिस्तान उनके साथ खड़ा हो और उनको सहूलतें दे, और यहाँ फिर ये IMF और ये सारे जो प्रेशर पॉइंट्स हैं ये फिर टेंशन क्रिएट करेंगे आपके लिए। सो आई फेयर दैट थिंग्स ऑन द फॉरेन पॉलिसी फ्रंट आर नॉट गोइंग टू बी पॉजिटिव फॉर पाकिस्तान। ठीक है, और अगर ऐसे में पाकिस्तान को कोई आज़ादाना फ़ैसला करना पड़ता है तो क्या वो इस पोजीशन में होगा? खुद मुख्तारी उसके लिए है, और माशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम से किस तरह जुड़ा है, और भी बहुत सी पेशगोइयाँ आने वाले साल के हवाले से। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू द शो। और अब सिट साहब, जब तस्करा अमेरिका का हुआ है और हमारे ख़ित्ते में चाइना की बात हुई है तो ये एक ऐसा फ्रंट है जिस पे दोनों ममालिक हमेशा से डटे रहे, और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने साबिका दौर में भी चाइना को अच्छा खासा टफ टाइम दिया था, यहाँ तक कि कोविड को चाइनीज़ वायरस कहा था, और फिर ट्रेड वॉर शुरू हो गई थी और उसी हवाले से पॉलिसीज़ बनने लगी थी। अभी भी वो ऐलानात में ऐसी ही बात कर रहे हैं। ज़ाहिर है सुपर पावर ने सुपर पावर को मेनटेन करना है। डोनाल्ड ट्रंप जनवरी में इक़्तिदार में आने के बाद आपके ख्याल में मिडल ईस्ट को और इस खित्ते को कैसे चेंज करेंगे? डोनाल्ड ट्रंप इज़ द बिग फैक्टर नाउ, जैसे कहते हैं ना, द बिग अननोन। डोनाल्ड ट्रंप बहुत बातें करते हैं, काम भी करते हैं, मगर क्लियर कट नहीं होता कि वो क्या करेंगे। बातें बहुत करते हैं अच्छा, मगर जो कुछ ऐसी बातें हैं जो कि उन्होंने दोहराई हैं तो इसका ये मतलब है कि वो कुछ ना कुछ करेंगे एज़ फार एज दोज पॉलिसी स्टेटमेंट्स आर कंसर्न। एक तो उनके कुछ इंटरनल इश्यूज़ हैं। इंटरनल इश्यूज़ में इमिग्रेशन इज़ अ बिग इशू, और मेरा ख्याल है वो वहाँ कुछ ना कुछ करेंगे, जिसके साथ स्पेशली फ्रॉम मैक्सिको एंड अदर थर्ड वर्ल्ड अदर कंट्रीज़ इमिग्रेशन जो है वो फ्रीज़ हो जाएगी या उसको रिस्ट्रेन करेंगे। दैट विल क्रिएट इंटरनल डिसरप्शंस, बट वो कहते हैं वो करेंगे और वो करेंगे। पहले भी उन्होंने की थी कोशिश, अब भी की है। दूसरी चीज़ जो है वो कह रहे हैं कि चाइना के साथ वो टफ़ लाइन लेंगे। अब टफ़ लाइन से मुराद क्या है? ओरिजिनली तो वो ये कहते हैं कि तजारत के अंदर नाजायज़ फ़ायदा उठाता है। उनके जो माल है वो अमेरिका में सस्ता माल जो है वो आता है और अमेरिका उसके ऊपर कोई ख़ास ड्यूटी या इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगाता। मगर चाइना जो है अमेरिका से जो माल जाता है चाइना उसके ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटीज़ लगाता है। तो वो कहते हैं कि ये अगर आप कम नहीं करेंगे अपनी इम्पोर्ट ड्यूटीज़ हमारे माल के ऊपर तो फिर हम आपके माल के ऊपर भी ज़्यादा बढ़ा देंगे अपनी ड्यूटीज़, जिसकी वजह से चाइना का जो ट्रेड है विद अमेरिका, चाइना के जो एक्सपोर्ट्स हैं टू अमेरिका वो फिर अफेक्ट होंगे और चाइना इस बात को पसंद नहीं करेगा। चाइना का मेन स्टे ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी इज़ मैन्युफैक्चरिंग और वही सारी दुनिया को इस वक्त सबसे सस्ते और अच्छे मटेरियल गुड्स जो है मुहैया कर रहे हैं। अब अगर डोनाल्ड ट्रंप ने ये फ़ैसला किया कि चाइना के ऊपर तजारत के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगानी है तो फिर चाइना काउंटर करेगा, चुप नहीं करेगा चाइना। कैसे? तो काउंटर जब चाइना करेगा तो जिसे कहते हैं ना ट्रेड वॉर्स शुरू हो जाएंगी। आपने चाइना की तरफ से ये ग्लास आ रहा है आपको, इसके ऊपर 10 रुपये ड्यूटी है, आपने 20 कर दी। अच्छा, ये चाइना 100 को बेच रहा था, चाइना 50 बेचेगा। ये आपकी तरफ से चाइना जा रहा था, ये 10 रुपये का था, चाइना कहता है ऐसी थी तैसी तेरी, इसको 15 रुपये कर देते हैं, इसे 5 रुपये ड्यूटी लगा। ये पहले 10 आ रहे थे तो ये भी 5 आएंगे, तो ये फिर एक किस्म का टिट फॉर टैट वॉर शुरू हो जाएगा। इन्फ्लेशन और बढ़ेगी। अच्छा, तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन तो शायद बढ़ेगी मगर तजारत तो कम होगी। और फ्री ट्रेड जो है जिसकी सबसे बड़ी फ़लसफ़ा इकोनॉमिक्स का ये है कि अगर दोनों साइड्स का इसमें बेनिफिट होती है, अगर फ्री ट्रेड हो तो जितनी ज़्यादा फ्री होगी उतना दोनों का फ़ायदा है, जितनी ड्यूटीज़ लगाएंगे उतना दोनों का नुकसान है। तो अगर तो एक ड्यूटी लगाता है दूसरा नहीं लगाता फिर तो एक बात है, मगर यहाँ ये है कि वो रेसिप्रोकल हो जाता है, तुमने किया तो फिर मैं भी करूँगा। तो अगर ये चीज़ शुरू हो गई तो सारी दुनिया की जो ट्रेड है ना वो कंट्रैक्ट कर जाएगी और उसका सबसे बड़ा नुकसान एक तो चाइना को होगा क्योंकि वो जिस तरीके से अपनी ग्रोथ उनकी है वो बेस्ड ऑन एक्सपोर्ट्स, तो वो तो उनको तो बहुत तकलीफ होगी। मगर अमेरिका की पब्लिक जो है जिसको सस्ता माल मिलता है फिर उनको भी महंगा माल मिलेगा। जब वो महंगा माल मिलेगा तो इन्फ्लेशन जो है अमेरिका के अंदर महंगाई बढ़नी शुरू हो जाएगी, तो वहाँ भी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक महाज बनना शुरू हो जाएगा। अच्छा, तो अब बात ये सारी चीज़ें सोच के करनी पड़ेंगी डोनाल्ड ट्रंप को। ऑल्टरनेट ऑप्शंस की तरफ चाइना और अमेरिका अगर जाएँ तो वो कौन हो सकते हैं? अच्छा, तो अब ये है कि इफ़ दिस इज़ द केस तो फिर एक तो ये एक टेंशन पॉइंट बनेगा। दूसरा टेंशन पॉइंट बनेगा कि अमेरिका जो है वो चाइना को वैसे घेरना चाहता है। इस वक्त चाइना और रशिया
का एक जिसे समझे ना कि एक अलायंस बनता जा रहा है और दोनों मिलके दे आर फॉर्मिडेबल फोर्स। पहले ऐसे नहीं था, चाइना अलग था, रशिया अलग था, एक ज़माने में आपस में लड़ाई झगड़े भी थे, वो ख़त्म हो गए। अब चाइना एंड रशिया वर्किंग टुगेदर और उनका जो इस वक्त मकसद ये है कि जो सारी डिपेंडेंसी है दुनिया की ऑन द डॉलर, जिसके साथ अमेरिका जो है वो हावी है, वो चाह रहे हैं कि एक नई करेंसी बनाई जाए ताकि डॉलर के ऊपर इतनी डिपेंडेंसी ना हो। तो अगर अमेरिका को ये बड़ी तकलीफ़ हो रही है क्योंकि यही तो सारा रास्ता है जिसकी वजह से अमेरिका हर एक को कंट्रोल करता है। अब वो एक पूरा पेमेंट सिस्टम है आयशा, जिसकी वजह से हर पेमेंट दुनिया की एक दूसरे के साथ जो होती है तजारत के अंदर वो डॉलर में होती है जी। तो अगर वो डॉलर से हट गई आधी पेमेंट उसकी, तो फिर ये है कि वो आपस में लोग करना शुरू कर देंगे विदाउट डिपेंडेंस ऑन द डॉलर, तो डॉलर जो है उसकी वैल्यू गिर जाएगी और बड़ा मसला बन जाएगा। अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप ने धमकियाँ देनी शुरू कर दी जी कि अगर किसी ने ये नई करेंसी बनाने की कोशिश की तो फिर हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। और हमेशा वो अपना मिलिट्री पावर जो है ना वो दिखाते हैं, आंखें दिखाते हैं कि हम मिलिट्री एक्शन लेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, एंड दे आर क्वाइट केपेबल ऑफ इट। अच्छा, सो एक तो द ब्लॉक, इन्होंने 2-3 ब्लॉक बनाए हैं अमेरिकनों ने जो अब डोनाल्ड ट्रंप आके और भी उनको मजबूत करेगा। एक तो जो ब्लॉक बना रहे थे ब्रिक्स वाले जी, वो अब ब्रिक्स वाला जो ब्लॉक है वो बढ़ता जा रहा है और डोनाल्ड ट्रंप को बड़ी तकलीफ हो रही है कि ये तो चले 4 मुल्क थे, फिर 5 हुए, अब 13 हो गए या 14 हो गए, तो ये तो एक बड़ा ऑल्टरनेटिव ब्लॉक बनता जा रहा है अवे फ्रॉम द वेस्ट। इट्स ऑल साउथ एशिया एंड बियॉन्ड, इस तरफ साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना, रशिया। एक तो ये प्रॉब्लम आ रही है और उसके अंदर ईरान भी जा रहा है, टर्की भी जा रहा है, सारे जा रहे हैं। एंड दीज आर बाय द वे टर्की इज अ राइजिंग पावर। इस वक्त सिर्फ एक इंडिया है जो कि उसके अंदर है, मगर अभी इट्स स्टिल अलाइड विद अमेरिका। तो इंडिया भी जो है वो भी पार हिला रहा है कि हम भी इंडिपेंडेंट हैं। तो एक तो ये ब्रिक्स वाला इश्यू है, दूसरा है यूक्रेन जी। अब ये नेटो की जो एक्सपेंशन, ये लोग सब डटे हुए हैं कि जी रूस को हमने अंडरमाइन करना है। तो मेरा ख्याल है ये 2 मेजर इश्यूज होंगे फॉर डोनाल्ड ट्रंप कि वो फोकस करेगा ऑन चाइना एंड ऑन यूरोप। हाँ। यूरोप वाले नाराज़ हैं डोनाल्ड ट्रंप से क्योंकि वो कह रहे हैं कि नेटो जो है वो उसके पैसे, आधे पैसे, सारे पैसे हम देते हैं, आपकी सिक्योरिटी है तो आप भी अपने पैसे दें। और यूरोपियन मुल्क जो है वो ऑलमोस्ट बैंकरप्ट होते जा रहे हैं, उनकी भी ग्रोथ गिरी हुई है, उनकी भी फिस्कल डिफिसिट्स बढ़ी हुई है, उनका भी बुरा हाल है। अच्छा। वो कहाँ से पैसे देंगे अपने डिफेंस के लिए, तो वो भी उनकी भी टेंशन हैं विद डोनाल्ड ट्रंप, वो भी बढ़ेंगी। सो मैं समझता हूँ कि इस किस्म के इशूज़ इंटरनेशनली भी आ रहे हैं कि जो सिस्टम है इंटरनेशनल वो हिल रहा है। पुराने अलायंसेस टूट रहे हैं, नए अलायंसेस समझ नहीं आ रही कहाँ बनना है क्या नहीं बनना। डेमोक्रेसी इन मुल्कों में थी जिसकी वजह से सारे जुड़े हुए थे, अब डेमोक्रेसी हर जगह पे पीछे हट रही है और डिक्लाइन और राइट विंग पॉपुलिज्म अमेरिका में भी और जर्मनी में भी और ऑस्ट्रिया में भी और फ्रांस में भी, ये सारी जगह पे राइट विंग पॉपुलिज्म आ रही है। और मगर अमेरिका में तो ये मार्जिनली लेके वोट्स लेके ये आ गए हैं गवर्नमेंट के अंदर, मगर यूरोप के अंदर इतनी उनके पास मेजॉरिटीज़ नहीं है। सो वहाँ की जो इकॉनमीज़ हैं विल हैव टू डिपेंड ऑन कोलिशंस। वो प्रॉब्लम हो रहा है उनको, वो कोलिशंस बनाने में, वो चल नहीं रही है उनकी इकॉनमीज़। जहाँ हर जगह जहाँ कोलिशन होती है, पार्टनर्स 2-3 होते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है चलाना। तो ये इज़ अ पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी, इलेक्शंस, वोटिंग, इट्स ऑल कमिंग अंडर अ क्राइसिस इंटरनेशनली। ठीक, अच्छा, ये तो वो फ्रंट्स आपने गिनवाए जहाँ वॉर या क्लैश के चांसेस हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के साबिका दौर में उनके एक्शंस ने जो बोला वो अफ़गानिस्तान से पुल आउट था, और इसके अलावा अब्राहम अकॉर्ड के ज़रिए उन्होंने मिडिल ईस्ट में एक नई लहर चलाने की कोशिश की जो उनके जाने के बाद उस तरह से बढ़ नहीं सकी, और फिर ये अटैक हो गया हमास की जानिब से पिछले साल। लेकिन अपनी तकरीर के दौरान उन्होंने कहा था कि वो इनके तस्फिये के लिए कोशिश करेंगे। तो पर्सनल लेवल पर जो उनके ताल्लुकात हैं, रशिया यूक्रेन वॉर और मिडिल ईस्ट में जो इस वक्त जंग के आसार हैं, उनको बुझा पाएंगे उस आग को? कोशिश करेंगे मगर होगा नहीं इतनी आसानी से, बिकॉज यूरोप नहीं चाहता कि यूक्रेन का वॉर ख़त्म हो, वो चाहता है कि रशिया को डिफीट हो। डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कि कुछ सेटलमेंट हो जाए, मगर यूरोपियंस ये नहीं चाहते। तो एक तो ये क्लैश रहेगा आपस के अंदर। दूसरी बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है, इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने 2 बहुत दिलचस्प बातें की, बड़ी ख़तरनाक बातें की। एक तो लगता है कि मजाक कर रहे हैं या ताने दे रहे हैं, दूसरी तरफ बहुत ख़तरनाक है। एक तो वो कनाडा को जिन्होंने कहते हैं ना, सॉरी माफ़ करना वो प्राइम मिनिस्टर को कहता है गवर्नर,
जस्टिन ट्रूडो को, और कहता है कि तुम तो अमेरिका बन जाओ 51st स्टेट। एक दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा कहा है और अभी भी लगा हुआ है कि आप लोग क्या कर रहे हैं, अब हैं कौन आप, यू नो, तो इधर आओ या हमारी स्टेट बनो। मतलब ही इज़ इंसल्टिंग द कैनेडियंस और दे आर वेरी एंग्री द कैनेडियंस। तो एक तो ये कनाडा को तंग कर रहा है, मगर मेरा ख्याल है वहाँ होना कुछ नहीं है, तंग ही करेगा। मगर वो जो ग्रीनलैंड के साथ कर रहा है, ग्रीनलैंड की पॉपुलेशन इज़ अबाउट 1 लाख से कम, मगर वहाँ बहुत रेयर मिनरल्स बर्फ़ के नीचे हैं और तेल भी है। और ये कह रहा है उनको कि अब तुम बन जाओ, अमेरिका का हिस्सा बन जाओ। और वो जो है डेनमार्क है जिसकी सुजरेंटी के अंदर वो आता है ग्रीनलैंड, तो उनको कह रहा है कि बेच दो हमें ग्रीनलैंड। सौदेबाजी, सौदा कह रहा है कि पूरा ज़मीन ही सानू बेचते हो। तो बड़े वहाँ नाराज़ है लोग, मगर ही इज़ वेरी सीरियस। तो ये ना हो कि वो प्रेशर डाले नेटो के ऊपर कि जी तुसी ग्रीनलैंड सान दे दो तो असी वी विल कंटिन्यू टू डिफेंड यू, नहीं तो फिर तुसी जाओ, असी तो रूस तो कहने हैं असी ओदी हेल्प करके ख़त्म करने हैं। बिकॉज इस वक्त जो सारी हेल्प हो रही है यूरोप की, जो हथियार आ रहे हैं, जो एम्यूनिशन आ रहा है, जो वेपन्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, सारे अमेरिकन हैं। तो जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप ने चाहा तो उस दिन ही कैन जस्ट स्टॉप द फ्लो ऑफ वेपन्स एंड एम्यूनिशन टू द यूक्रेन, जिसकी वजह से यूक्रेन फारग एंड द रशियंस विल देन, जैसे कहते हैं एक किस्म की डिफीट हो जाएगी यूक्रेन की। एंड तो दैट्स अ थ्रेट। तो यू नेवर नो। तो डोनाल्ड ट्रंप जो बातें करता है कभी कभी छिक्के चौके ऐसे मारता है कि हिल जाते हैं लोग। सो द बिग अननोन फैक्टर राइट फॉर पाकिस्तान, फॉर इमरान खान, for China, for Europe, for Russia, is Donald Trump. और डोनाल्ड ट्रंप जो है जिस मूड में आया है, इट्स अ वेरी डेंजरस मूड। ठीक है, अनप्रेडिक्टेबल, कुछ भी पेश गोई उनके बारे में करना मुश्किल होगी। उनकी स्टेटमेंट्स देखें या उनके एक्शन, अगला साल बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। आलमी सतह पर और पाकिस्तान का क्या तब्दीलियाँ रूनुमा हो सकती हैं, क्या नया होने वाला है, कुछ सवालों के जवाब बहुत तेज़ी के साथ एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मिडल ईस्ट इस वक्त जंग के दहाने पर है और पेशरफ्त बढ़ रही है इसराइल की जानिब से। इस सिलसिले में क्या किरदार अदा कर सकता है अमेरिका या बाकी ममालिक? देखिए, इस पे ऊपर पहले भी डिस्कशन हुई है, तो मैं मुख्तसर बात करूँगा। इसराइल और अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप वगैरह ने सब ने फैसला कर लिया है कि ईरान के अंदर रेजीम चेंज होगा और वहाँ एक प्रो वेस्ट गवर्नमेंट आएगी और ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम ख़त्म कर दिया जाएगा। तो अगले साल इसी के ऊपर तवज्जो दी जाएगी। इसराइल ने सारी सीरिया की एयरफोर्स डिस्ट्रॉय कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप, आपने जिक्र किया एब्राहम अकॉर्ड्स का, ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप ने बातें करनी शुरू कर दी हैं कि उनको कंप्लीट किया जाएगा एब्राहम, मगर उस वक्त आपको पता नहीं कंप्लीट होने जा रहे थे तो ये गड़बड़ हो गई, तो फिर उसकी वजह से सऊदी अरेबिया रुक गया। अब वो सबके ऊपर सबके साथ बैठेंगे और सबको इसराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाएंगे। उससे कबल इसराइल की आखिरी चीज़ जो रह गई है वो है यमन को अटैक करके हूथी रजीम को ख़त्म करना। उन्होंने ईरान को कमज़ोर कर दिया है, उन्होंने सीरिया उड़ा के रख दिया है, उन्होंने हमास और हिजबुल्ला को ख़त्म कर दिया है, लेबनान कमज़ोर है वैसे ही, अब रह गया सिर्फ यमन। तो अब इसराइल इज़ अटैकिंग द हूथीज़ और मेरा ख्याल है अगले 3 से 6 माह के अंदर अंदर हूथीज़ की जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो उनकी वहाँ भी वो कामयाब हो जाएंगे और तो फिर उसके बाद और इसके दौरान वो ईरान के तैयारी करेंगे ईरान को फारग करने की। तो मैं ये समझता हूँ कि नेक्स्ट ईयर विल बी अ वेरी बैड ईयर फॉर द मिडल ईस्ट। ये जो कोई अमन वगैरह नहीं होगा, मगर ये ज़रूर है कि ये इसराइल पूरी तरह हावी होना चाहेगा सारे मिडल ईस्ट के ऊपर और उनके प्लान्स ही हैं कि सारे जो नक्शा है मिडल ईस्ट का उसको तब्दील करना है। डोनाल्ड ट्रंप विल बी पार्ट ऑफ दैट और हमारे जो मुस्लिम ममालिक हैं वहाँ they will join in doing this, unfortunately, because वो भी बहुत dependent हैं on America and they're very weak militarily. ये great game, great plan और deep rooted। अच्छा, हमारे पास 2 मिनट हैं सिट साहब, लेकिन सवाल बहुत से हैं तो चाहूँगी कि मुख्तसर कर लें। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैबिनेट में आ जाएगी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैबिनेट में आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है और आना भी चाहिए, क्योंकि अभी वो सोच रहे हैं ना कि हम साथ रहें। उस वक्त इसलिए नहीं आए थे बिकॉज बड़े मुश्किल फैसले थे। अब सारे मुश्किल फैसले हो चुके हैं, अब उन्होंने दबाव करना शुरू कर दिया है कि हमें हिस्सा दिया जाए। पंजाब के अंदर हिस्सा मांगे, तो मेरा ख्याल है ये पहला कदम है। अगले 6 माह के अंदर अंदर एंड मुमकिन है कि पीपल्स पार्टी जो है वो कैबिनेट के अंदर आ जाए, फेडरल गवर्नमेंट। ओके, और सबसे बड़ा चैलेंज पाकिस्तान का 2025 में? 2025 में 2 चैलेंज हैं, एक है सियासी चैलेंज, एक है इकोनॉमिक चैलेंज। अच्छा, उसकी बातें हमने कर ली हैं और मैं समझता हूँ कि दोनों जो हैं चैलेंजेस रहेंगे ये
ख़त्म नहीं होंगे। खुर्शीद शाह साहब कहते हैं पीपल्स पार्टी चाहे तो बिलावल कल वज़ीर आज़म बन सकते हैं। ऐसी हकीकत? बात नहीं है, ये गलत कह रहे हैं, ये प्रोपेगेंडा है। इस वक्त किसी सूरत में भी इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहेगी कि जो करंट अरेंजमेंट है इसको तब्दील किया जाए। नवाज शरीफ साहब चुप का रोज़ा तोड़ेंगे या रोज़ेदार रहेंगे? नहीं, रोज़ेदार रहेंगे। सेम पेज कंटिन्यू करेगा, फट जाएगा या ग्लू लगेगी मज़ीद? सेम पेज कंटिन्यू करेगा। अच्छा, 26वीं तरमीम के बाद 27वीं आईनी तरमीम आएगी या वो रिवर्स हो जाएगी? पहले मेरा ख्याल है उसकी शायद ज़रूरत ना पड़े। अच्छा, कुछ चीज़ें इस वक्त चल रही हैं, अगर वो कामयाब हो जाते हैं तो 27वीं तरमीम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मगर आ सकती है। अच्छा, पाक इंडिया ताल्लुकात ये फ्रीज़ रहेंगे, फ्रोज़न रहेंगे या मोदी साहब पिघल सकते हैं? नहीं, मोदी नहीं पिघलेगा। अच्छा, पाकिस्तान पिघलेगा क्या? पाकिस्तान पिघलना चाहता था मगर नहीं पिघलेगा। ओके, सी पैक कोल्ड स्टोरेज से बाहर आएगा? सी पैक को आना पड़ेगा, चाइना की तरफ से बड़ा प्रेशर होगा और आना पड़ेगा बाहर। अच्छा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान महदूद पैमाने पर जंग के आसार? जंग नहीं होगी मगर तल्लुकात अच्छे नहीं होंगे। ओके, बांग्लादेश में नए इंतखाबात होते देख रहे हैं आप? बांग्लादेश में अगले साल के आखिर में या उससे अगले साल इलेक्शन ज़रूर होंगे और बांग्लादेश स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, और हसीना वाजिद को हवाले किया जाएगा इंडिया की जानिब से बांग्लादेश के? नहीं, उनके हवाले नहीं किया जाएगा। ओके, इसराइल और अमेरिका मिल के न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को टारगेट करेंगे ईरान में? जी करेंगे, अटैक करेंगे। ओके, बुशरा बीबी अरेस्ट होंगी? बुशरा बीबी अभी मेरा ख्याल है अरेस्ट होंगी और फिर बेल भी होगी। अच्छा, और अली अमीन गंडापुर साहब का केपी में फ्यूचर गवर्नर राज लगते देख रहे हैं या वो कंटिन्यू नहीं, गवर्नर राज नहीं लगेगा, वो रहेंगे। ठीक है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब में एक्सेस दी जाएगी, फ्री हैंड दिया जाएगा? नहीं, फ्री हैंड नहीं दिया जाएगा, 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर उनको पोस्टिंग्स एंड ट्रांसफर्स की फैसिलिटी मिल जाएगी। अच्छा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए 2024 तो बहुत सख्त रहा, 2025 रिलैक्सेशन का लचक का साल होगा? मुश्किल है, रिलीफ मिलेगा? ये सारा खान साहब पे डिपेंड करता है। ओके, और अवाम को 2025 में रिलीफ मिलेगा? रिलीफ इस तरीके का मिलेगा कि जो बोझ था पहले उसके ऊपर और बोझ नहीं पड़ेगा। ओके, चलें, इस हद तक की इत्मीनान का सांस हम ले सकते हैं। तो मेरा ख्याल है टाइम टू साइन ऑफ दिस ईयर। कोई मैसेज देना चाहेंगे? जी, आई थिंक वी नीड अ लॉट ऑफ गुड लक एंड प्रेयर्स। एंड प्रेयर्स एंड गुड लीडरशिप एज वेल। वो तो जो है उसी पे गुजारा करना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है। पुरानी तनख्वाह, वो क्या वो मुहावरा है कि उसी तनख्वाह पे काम करना, पुरानी तनख्वाह पे काम करते रहेंगे और हमें भी करना पड़ेगा, लेकिन अच्छी उम्मीदों के साथ। ऑफ दिस ईयर आपसे मुलाकात होगी अगले साल 2025 में। अल्लाह हाफिज़।